हेलो स्टूडेंट, बेसिक सेट थ्योरी के तीसरे क्लास में आप लोगों का स्वागत है। बेसिक सेट थ्योरी में हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है, जिसमें हमने सेट क्या है, उसके टाइप्स, रिप्रेजेंटेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सबसेट के बारे में मैं आपको बताया हूँ। अभी सबसेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, इसको थोड़ा देखें। यहाँ पे मेरे पास एक सेट ए गिवन है जिसमें एलिमेंट है 1, सेट 2, सेट 3, 4 और 5। अब कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये कहता है कि बताइए कि ये सही है या गलत है। जैसे लिखा हुआ है 2 बिलोंग्स टू ए, ये ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन जैसे हम देखते हैं, इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि यह 2 सेट ए का एलिमेंट है। हम इस सेट पे नजर देखेंगे तो हमको कहीं भी 2 नहीं मिलेगा। यहाँ सेट 2 जरूर सेट ए का एलिमेंट है, लेकिन 2 सेट ए का एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि सेट 2 इज सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब कि सेट 2 जो है एक सेट है जो ए का सबसेट है। ये भी मेरा फॉल्स है, इसलिए फॉल्स है कि ये तो एलिमेंट ही सेट के रूप में लिखी हुई है। इसको ट्रू होने के लिए हम ऐसे लिख सकते थे कि सेट 2। अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है उसका सेट बिलोंग्स टू ए। अब ये मेरा सही हो जाएगा, लेकिन इस तरह से लिखा हुआ है तो ये फॉल्स है। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला लिखा हुआ है कि 1, 2 का सेट ए का एलिमेंट सबसेट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेट 1, 2 का सेट ए का सबसेट है। तो आप देखिए कि यहाँ 1 तो जरूर है लेकिन 2 नहीं है, सेट 2 है, इसलिए ये भी मेरा फॉल्स है। चौथा पॉइंट पे हम लोग आते हैं तो हम लोग देखते क्या है, यहाँ लिखा हुआ है 3, 4 का सेट सबसेट है ए का। लेकिन यहाँ सेट ए में 3, 4 सेट के रूप में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो दर्शा रहा है ये सेट के रूप में नहीं दर्शा रहा है। इसको इस तरह से दर्शाएंगे तो करेक्ट हो सकता है कि 3, 4 सेट जो एलिमेंट है इसका सेट हो सकता है ए का सबसेट। ये ट्रू होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ पे अगला है कि 1, 5 का सेट ए का सबसेट हो सकता है। तो आप देखिए 1 सेट ए का एलिमेंट है और 5 भी सेट ए का एलिमेंट है। इस दोनों से हम एक सबसेट तैयार कर सकते हैं जो इसके अंदर है, तो ये मेरा सिस्टम ट्रू होगा। अब देखिए 5 सबसेट है ए का। यहाँ पे हमको पता है कि 5 सारे सेट का सबसेट होता है, ठीक है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 5 सेट इज सबसेट ऑफ ए। तो हमको पता है कि 5 ऑलरेडी एक सेट के रूप में लिखा जाता है। जैसे 5 लिखा जाता है इस तरह से या ऐसे लिखा जाता है। अब इसका भी सेट दे दिया है, सेट यानी कि इसको भी सेट के अंदर डाल दिया है, तो वो सेट ए का एलिमेंट नहीं होगा। यहां पर ये इसको ट्रू होने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 सबसेट है ए का, तब यह ट्रू होता। 1 सबसेट है ए का, तो 1 सेट के रूप में नहीं है, इसलिए भी फॉल्स है। और चौथा अगला जो पॉइंट है 1, 2, 3, 4 सबसेट है ए का। तो आप देख ले 1 तो जरूर है, लेकिन 2 सेट के रूप में, इसमें एलिमेंट है लेकिन सेट के रूप में है। यहाँ पर एलिमेंट के रूप में लिखा हुआ है जो सेट के रूप में नहीं है, इसलिए ये भी मेरा फॉल्स होगा। इस तरह से एक बेसिक क्वेश्चन है सबसेट पे जो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं। यहाँ पे हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट 2 सेट्स के बारे में देखेंगे कि आखिर डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स क्या है। डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज ए सेट whose elements are those that belongs to A but not belongs to B। कहने का मतलब है कि अगर कोई 2 सेट ए और बी दिया हुआ है तो डिफरेंस ऑफ ए एंड बी का मतलब ए माइनस बी होता है। और a माइनस बी वैसे सेट को बिलोंग करते हैं जिसमें केवल a के एलिमेंट हो, b के एलिमेंट उसमें नहीं हो, वह a माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे a माइनस बी इक्वल टू एक्स,
x बिलोंग्स टू ए एंड x नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब है कि a माइनस बी एक ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट x है और वह एलिमेंट a में बिलोंग करता है लेकिन b में बिलोंग नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग इस पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखें कि हमने 1 2 3 4 5 एलिमेंट इसमें लिया और हमने यहाँ 2 4 6 8 एलिमेंट लिया। a माइनस बी का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें a का एलिमेंट हो लेकिन b के एलिमेंट नहीं हो। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है कि a और b में देखते हैं कि b का कौन कौन एलिमेंट a में है। जो जो एलिमेंट a में है उसको हटा के बाकी a के सारे एलिमेंट को लिख दें तो वह डिफरेंस ऑफ टू सेट यानी a माइनस बी कहलाएगा। इस चीज को हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जब दोनों आप ऑब्जर्व करेंगे तो 1 2 3 4 5 और यहाँ 2 4 6 8 है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट 2 और 4 है। तो a माइनस बी का मतलब a में से b के एलिमेंट को हटा दीजिए। a माइनस बी का मतलब a में जो b का एलिमेंट है उसको हटा के बाकी जो a का एलिमेंट है उसको लिख देना है, यही a माइनस बी कहलाता है। तो हम a में से देख लेते हैं कि 2 4 है, तो 2 4 को हटा दिए तो मेरे पास 1 3 4 बचा, 1 3 5 बचा, तो 1 3 5 हम यहाँ लिख दिए, यानी कि a माइनस बी इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अगर b माइनस ए लिखा हुआ है तो b माइनस ए का क्या मतलब है कि b सेट में एक सेट का जो एलिमेंट है उसको हटा के लिख दीजिए तो b माइनस ए हो जाएगा। तो b में भी हम लोग देख रहे हैं कि 2 4 6 8 है और 2 4 चूंकि a में भी है तो a सेट के एलिमेंट को हटा के b सेट का जो एलिमेंट बच जाए उसको लिख देना है, वह b माइनस ए कहलाया। तो यहाँ पर 2 4 को हटा देंगे तो 6 सेट आ जाएगा। इसको हम वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से बनाने का तरीका है। मैं सारे टॉपिक्स का वेन डायग्राम बताऊंगा और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से ही सोल्व करके मैं बताऊंगा। इसमें हम लोग देखते हैं कि दो सेट मेरा दिया हुआ है, एक बी है एक ए है। यह यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि b के अंदर a है। अब a में से b को घटाएंगे तो चूंकि a का सारा एलिमेंट ऑलरेडी b में है इसलिए a माइनस बी मेरा 5 होगा, कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। दूसरा, अब क्या है कि a के अंदर b है, अब a में से b को घटाएंगे तो ये मेरा a है और b ये है, तो b के सारे एलिमेंट को हटा देने के बाद जो शेडेड रीजन दिखा रहा है वह a के एलिमेंट बचा हुआ एलिमेंट दिखा रहा है। तो अगर वेन डायग्राम में इस तरह से लिखा हुआ है तो हमको समझना है यह जो पोर्शन है शेडेड रीजन है वो a माइनस बी को बताएगा। इस तरह से भी सेट हो सकता है। कुछ सेट ऐसा भी हो कि कुछ एलिमेंट कॉमन हो, बाकी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा ये सेट है, ये पूरा बी सेट है। तो हमको क्या करना है कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट को हटाएंगे तो ए माइनस, तो ये जो रीजन है यह ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है। आपको पता है कि यह जो रीजन है यह ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर जो रीजन ये जो रीजन आ जाएगा ये बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि ए माइनस बी का मतलब ए सेट में से बी सेट के एलिमेंट को हटाना। तो बी चूंकि ये जो रीजन है इसमें ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है, तो हम उसको हटा के लिखेंगे तो ये रीजन हमारा ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है वेन डायग्राम में। इस चीज को ध्यान रखना है विशेष। आगे हम लोग वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, कोई एलिमेंट है ये नहीं है, तो बी को घटाए चाहे न घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए में से बी को घटाना है, तो ए में से बी का कोई एलिमेंट इसमें है नहीं, तो जो एलिमेंट ए का होगा वही लिखा जाएगा, या बी माइनस ए करना है तो जो एलिमेंट बी का होगा वही लिखा जाएगा। इस चीज को ध्यान देना है। डिफरेंस ऑफ टू सेट के बाद अब हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट के बारे में पढ़ाई करेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होता है? तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी इज ए सेट whose elements are only those elements of A and B which are not common to them. It is denoted by A symmetric difference B. ये कहा कि A और B का सिमेट्रिक डिफरेंस लेना है तो A और B के वैसे एलिमेंट को लेना है जो A और B में कॉमन नहीं हो। यानी कि A सिमेट्रिक डिफरेंस B का मतलब हो गया A माइनस बी यूनियन B माइनस ए। यानी कि A में जो B का एलिमेंट है उसको निकाल दीजिए और B में जो A का एलिमेंट है उसको भी निकाल दीजिए और दोनों का यूनियन ले लीजिए तो हमको ये सिमेट्रिक डिफरेंस B मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 है। सेट A का एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 है और सेट B का एलिमेंट 2 3 5 7 8 है।
अब हमको ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी लेना है तो ए और बी का सारा एलिमेंट लेना है, लेकिन वैसे एलिमेंट को छोड़ देना है जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन कौन कौन है, पहले इसको खोज लेते हैं। तो आप देख लीजिए 3 है, 5 है और उसके अलावा और तो कोई कॉमन नहीं लग रहा है। इसका मतलब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी लिखना है तो 3 और 5 को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स है उसको लिख दीजिए। तो फार्मूला पे जब चलेंगे तो ए माइनस बी निकाल लिए। तो ए माइनस बी का मतलब हुआ कि ए सेट में बी के सेट का जो एलिमेंट है उसको हटा दीजिए। तो 3 5 है तो 3 5 हटा दीजिएगा, 2 3 5 है 2 3 5 है तो 2 3 5 हटा दीजिएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 4 6, तो 1 4 6 लिख दिए। यूनियन बी माइनस ए है तो बी में से बी सेट में से ए सेट के एलिमेंट को हटाइए जो कॉमन है। तो कॉमन मेरे पास 2 3 5 है, हटाएंगे 7 8, दोनों का यूनियन लेंगे तो 1 4 6 7 8 होगा। ऐसे हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब ये हुआ कि ए और बी के सारे एलिमेंट को लिखना है, लेकिन ए और बी में जो कॉमन है उस एलिमेंट को छोड़ के। ठीक है, तो हम ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को इस फॉर्मूला से लिखते हैं। इसका वेन डायग्राम भी है। वेन डायग्राम में हम बताए थे कि यह मेरा एक सेट है, ये यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट किए। यह मेरा एक सेट है ए और यह मेरा एक सेट है बी। आप देखिए कि ये जो पोर्शन है वो दोनों का कॉमन एलिमेंट का पोर्शन है और ये जो पोर्शन है वो केवल ए वाला है जो किसी में कॉमन ना हो। ये जो पोर्शन है वो केवल बी वाला है। तो इस पोर्शन को ए माइनस बी बोलते हैं, इस पोर्शन को बी माइनस ए बोलते हैं। दोनों का यूनियन चाहिए, मतलब ये पूरा रीजन चाहिए, ये पूरा रीजन चाहिए। तो शेडेड रीजन जो दिखा रहा है वो वास्तव में ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए दिखा रहा है। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस का अगर इस तरह से नोटेशन कहीं रीजन लिखा रहे तो हमको समझ लेना है कि क्या होता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हो गया। यहाँ पर हम लोग अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में बात करेंगे कि सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। इसके लिए कॉम्प्लीमेंट के लिए हमेशा 2 सेट देने की जरूरत पड़ेगी। एक कोई द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज ए सेट whose elements are those element of the universal set which are not in A। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब है नॉट इन ए। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश या सी ए। कॉम्प्लीमेंट का नोटेशन इतने तरह से हम लोग दे सकते हैं। अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट को हटा देंगे। यू माइनस ए को कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बोलते हैं या नॉट ए बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एक यूनिवर्सल सेट सपोज कीजिए कि 1 2 3 4 5 है और दूसरा सेट ए है जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ध्यान रखिएगा वो हमेशा दूसरे सेट से छोटा ही होगा तब ये कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका मतलब है कि यू सेट में से ए सेट के सारे एलिमेंट को हटा के जो यू सेट का एलिमेंट बचेगा वही ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हम देखते हैं कि 1 2 4 ए सेट का एलिमेंट है, हमको ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए मतलब यू माइनस ए चाहिए। ये याद रख लेना है सिस्टम में। तो यू में से ए के एलिमेंट को हटा दीजिएगा तो 3 5 आ जाएगा। अगर यूनिवर्सल सेट कुछ और भी हो सकता है, नेचुरल नंबर का सेट यूनिवर्सल सेट हो सकता है, रियल नंबर एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। बहुत बड़ा सेट को उसको यूनिवर्सल सेट के रूप में हम लोग लेते हैं, मैं पढ़ाया हूँ। जो जिस सेट के अंदर सारे सेट आते हैं यूनिवर्सल सेट होता है। कभी कभी 2 सेट दिया रहे तो भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, लेकिन जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो दिए हुए सेट का सबसेट होना चाहिए, मतलब उससे छोटा होना चाहिए तो कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। जैसे सपोज कीजिए कि ए एक सेट दिया हुआ है, बी भी एक सेट दिया हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बी सबसेट है ए का, चूंकि बी का सारा एलिमेंट ऑलरेडी ए में है। अगर हम बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहेंगे तो ए माइनस बी करेंगे, मतलब ए सेट में से बी सेट के एलिमेंट को हटा देंगे। तो ए सेट में बी का कौन कौन एलिमेंट है, 1 और 3 है, उसको हटा दीजिएगा तो 2 4 आ जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। वेन डायग्राम में क्या है कि एक यूनिवर्सल सेट है जिसको रेक्टेंगल से डिनोट किए हैं। यह एक सेट ए है। ठीक है, अब हमको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका मतलब है कि हमको ए सेट के एलिमेंट को छोड़ के बाकी एलिमेंट को दर्शाना है। तो ए सेट के एलिमेंट को छोड़ दीजिएगा तो यूनिवर्सल सेट का जितना एलिमेंट है जिसको शेडेड से हम दिखाए हैं, यह मेरा ए कॉम्प्लीमेंट को दर्शा रहा है।
उसी तरह से अगर दो सेट मेरा दिया हुआ है, एक ए है एक बी है, और बी छोटा है जो ए के अंदर आता है, उस केस में हमको अगर बी कम्प्लीमेंट निकालना है तो ए में से बी को हटा देना है। ए में से बी सेट के एलिमेंट को हटाइएगा तो बाकी जो शेडेड रीजन है वह मेरा क्या करेगा, बी कम्प्लीमेंट को दर्शाएगा। तो इस तरह से कम्प्लीमेंट हम लोग समझ गए कि कम्प्लीमेंट किस तरह से है। किसी भी दिए हुए सेट का कम्प्लीमेंट निकालना है तो उसके लिए एक बड़ा सेट जरूर दिया रहना चाहिए, और बड़े सेट में से उस सेट के सारे एलिमेंट को हटा के बड़े सेट का जो बचा हुआ एलिमेंट लिख देंगे तो वह उस सेट के कम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, हम लोग अब लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट में पढ़ेंगे। जो कुछ लॉ है वो हम लोग को पढ़ना है। जैसे पहला लिखा हुआ है ए यूनियन ए। कोई सेट ए है और उसी सेट के उसी के साथ यूनियन किया जाए तो सेम सेट को सेम सेट के साथ यूनियन करना है तो सेम सेट देगा। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास ए का मान लिखा हुआ है 1 2 3 और ए यूनियन ए करेंगे, यानी कि 1 2 3 को 1 2 3 के साथ ही यूनियन करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 ही दे। तो ये सब कुछ रूल्स हैं। ए यूनियन ए इक्वल टू ए, सेम सेट को सेम सेट के साथ इंटरसेक्शन करने पर भी सेम सेट देता है। किसी भी सेट को एम्प्टी सेट के साथ यूनियन कीजिएगा तो वही देगा। ठीक है, अगर कोई ए यूनियन बी लिखा हुआ है और बी यूनियन ए लिखा हुआ है तो दोनों सेम चीज को दिखाते हैं। कैसे इस चीज को समझते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग सारा वेन डायग्राम से ही सीखेंगे। तो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी को मिला के, मतलब ये टोटल शेडेड रीजन ही मेरा ए यूनियन बी है। अगर हम बी यूनियन ए लिखना चाहे तो आप पहले बी डाल दो यहाँ, फिर ए डाल दो यहाँ, फिर इसको रीजन को सेट करोगे तो बी यूनियन ए भी मेरा इसी पोर्शन को दिखाएगा। अब इंटरसेक्शन देखना है तो सपोज कीजिए कि ये मेरा ए सेट है, ये मेरा बी सेट है, और ये जो रीजन है दोनों के इंटरसेक्शन को दिखाता है। तो ए और बी का इंटरसेक्शन लीजिए चाहे बी और ए का इंटरसेक्शन लीजिए, सेम रीजन को दिखाता है। यानी कि हम लोग इक्वल सेट कैसे बोल सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक साइड वाले किसी भी सिस्टम का वेन डायग्राम बनाते हैं और उसका एक रीजन रिप्रेजेंट करते हैं, फिर राइट हैंड साइड वाले का भी वेन डायग्राम बनाते हैं और उसका भी रीजन रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दोनों के दोनों सेम रीजन को रिप्रेजेंट करेगा इसका मतलब है कि ये सिस्टम ट्रू है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हमारे पास हो सकती है। इसके बाद इसका चौथा पॉइंट है कि तीन सेट है एबीसी। ठीक है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि ए और बी का यूनियन और फिर उसके साथ सी का यूनियन, या बी और सी के यूनियन के साथ ए का यूनियन सेम होता है, या इंटरसेक्शन भी सेम होता है। तो इस तरह के सिस्टम में अगर रहते हैं तो इसको हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। अगर यहाँ पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का मान ए यूनियन बी और ए यूनियन सी लिखा है इंटरसेक्शन के साथ, तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। या ऐसा भी लिखा जा सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इस तरह से रहे, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। तो इस चीज को हम लोगों को समझना है। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, वहां तक तो मैंने चर्चा कर दिया है। देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं एसोसिएटिव लॉ के लिए। एसोसिएटिव लॉ में कहता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इसके इक्वल होना चाहिए। तो आप तीन सेट का निर्माण करिए, एक ए, एक बी और एक सी ले लीजिए। सपोज कीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। पहला हम लोग क्या करते हैं कि ए यूनियन बी निकालते हैं। पहले इसमें ए यूनियन बी निकालते हैं। ए और बी का यूनियन है, मतलब ए और बी के कॉम्बिनेशन के साथ यूनियन का ये इस तरह से हम लोग इसको रीजन को, ये जो रीजन दिखा रहा है ये मेरा ए यूनियन बी दिखा रहा है। मतलब ए और बी को मिला के एक सेट बनाना है, कॉमन सेट को एक बार इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब हमारे पास फिर आगे बढ़ते हैं। ये मेरा है ए, ये मेरा है बी और ये मेरा है सी। अब ए यूनियन बी यूनियन सी लिखना है। ए यूनियन बी तो हम पहले से निकाल चुके हैं, अब फिर सी के साथ यूनियन करना है, मतलब इस तीनों के लेके कॉम्बिनेशन करना है, तब पूरे सेट को दिखाएगा।
तो हम क्या देख रहे हैं कि पहले ए और बी के बीच यूनियन करके और फिर सी के बीच यूनियन किए तो इस तरह का पिक्चर दिखाएगा। और फिर हम लोग राइट हैंड साइड वाले सिस्टम पे चलेंगे। तो यहाँ पे भी आप पहले क्या करो, ए है, बी है, सी है, तो आप पहले इसमें बी यूनियन सी निकालना है। तो बी यूनियन सी का मतलब ये पूरा रीजन हो गया। और फिर उसके साथ फिर ए का यूनियन लेना है। तो इस केस में हमारे पास ऐसा होगा, तो ये पूरा का पूरा इस तरह का सिस्टम डेवलप हो जाएगा, जिसमें हम लोग कहेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी और इधर से जो मिला है ए यूनियन बी यूनियन सी, दोनों सेम रीजन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए एसोसिएटिव लॉ का पालन करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे हम लोग आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे हम लोग काम करते हैं कि इसमें हमको क्या करना है। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे हम लोग कैसे वर्क करते हैं। यहाँ पे कहता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का मान इसके बराबर होता है, साबित करो। तो हम लोग क्या किए हैं कि पहले इसका वेन डायग्राम बना लिए हैं और उससे एक रीजन हम लोग निकाल लिए हैं, और फिर वेन डायग्राम इसका बनाया है और उससे भी एक रीजन निकाले हैं। और उसके बाद हम लोग देखे क्या है कि इससे जो रीजन प्राप्त होगा वही रीजन इससे भी प्राप्त होगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इसके इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाले तो बी और सी का कॉमन एलिमेंट इस रीजन को दर्शा रहा है। इसके बाद ए के साथ उसका इस बी इंटरसेक्शन सी को ए के साथ हम लोग यूनियन किए। यूनियन का मतलब होगा इसको और इसको मिला के लिखना, तो इस रीजन को दर्शा रहा है। अब लेफ्ट हैंड साइड का मेरा रीजन आ गया और राइट हैंड साइड के रीजन के लिए हम पहले ए यूनियन बी और ए यूनियन सी निकालेंगे। ठीक है, तो ए यूनियन बी जब हम निकालते हैं तो देखते हैं कि ए यूनियन बी क्या है। तो ए यूनियन बी में मेरे पास ये टोटल रीजन है, मैं रीजन दर्शा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो मेरा रीजन है ये ए यूनियन बी का रीजन है। अच्छा, ए यूनियन सी का रीजन क्या होगा, ए और सी को मिला के ये जो मेरा रीजन है ए यूनियन सी का रीजन होगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में से कॉमन लेना है। तो आप देखते क्या है कि कॉमन कौन हो सकता है। तो ये पोर्शन इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा, यह पोर्शन इसमें नहीं है तो वो भी कॉमन नहीं आएगा, लेकिन इसके नीचे जितना पोर्शन है उतना तो इसमें भी है, इसलिए कॉमन आ गया। यानी कि जब हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लिखे तो हमको जो रीजन प्राप्त हुआ और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन लिखे, इससे जो रीजन प्राप्त हुआ वो सेम रीजन को दर्शाता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगले पॉइंट पे चर्चा करेंगे जो डी मॉर्गन्स लॉ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। यहाँ के साथ साथ आगे भी हम लोग पढ़ाई करेंगे जिसमें प्रोबेबिलिटी वगैरह में इसकी बहुत उपयोगिता होगी। ये कहता है कि अगर ए और बी कोई दो सेट दिया हुआ है तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है, और दूसरा कहता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए के कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। पहले का हम लोग वेन डायग्राम से समझेंगे और दूसरा आप लोग खुद कोशिश करेंगे वेन डायग्राम से बनाने का। नहीं बनेगा फिर आप हमको लिखेंगे, हम फिर से इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। इसके लिए क्या करते हैं कि पहले लेफ्ट हैंड साइड का हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं और एक रीजन निकाल लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम बना के उसका भी रीजन निकालते हैं और देखते हैं कि अगर दोनों रीजन सेम है तो हम लोग कह सकते हैं कि यह और यह आपस में इक्वल है। इसके लिए क्या किए हैं कि सबसे पहले हम ए यूनियन बी लिए हैं। तो ए और बी दो सेट है, यूनियन का मतलब दोनों को मिला के लिखना है, तो दोनों के एलिमेंट को हमने दर्शा दिया। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी दिखाया। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के एलिमेंट को छोड़ के जो एलिमेंट बचे वो मेरा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे ए और बी को छोड़ के जो बचा शेडेड रीजन ये मेरा कहलाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसका मान हम लोग पढ़े हैं, होता है यू माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को हटा के ये मेरा रीजन बचेगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट हैंड साइड प्रूफ करने के लिए हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ के, ए को छोड़ दिए, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए। अभी हम लोग कॉम्प्लीमेंट थोड़ा देर पहले पढ़े हैं, इस चीज को देखे हैं।
तो हम क्या करते हैं कि U में से A एलिमेंट को हटा, A सेट के एलिमेंट को हटा दिए तो बाकी बच गए शेडेड रीजन, यह कहलाएगा U माइनस A। फिर B कॉम्प्लीमेंट लेना है तो B के एलिमेंट को U यूनिवर्सल सेट में से हटा के लिखना है, तो यहाँ पर जो रीजन आप देख रहे हैं B कॉम्प्लीमेंट दिखा रहा है। अब इस दोनों का हमको करना क्या है, इंटरसेक्शन करना है। तो इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन है सो हम विचार करेंगे। तो सबसे पहली बात कि देखिए ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसमें और इसमें दोनों में जो कॉमन हो उसी को ना इंटरसेक्शन में हम लोग लेते हैं। तो हमारे पास देख रहे हैं कि आउटर जितना है आउटर उसके इक्वल है, इसमें नहीं है तो कॉमन हो नहीं सकता है, ठीक है। इसमें है इसमें नहीं है तो भी कॉमन हो नहीं सकता है, यानी कि इस दोनों को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के जो भी है वो आपस में कॉमन हो सकते हैं। तो जब हम A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट किए तो हमने देखा कि हमारे पास इस तरह का एक रीजन मिला और यह रीजन जो जैसा मिला है वैसा ही रीजन ये भी, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो A के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। इस चीज को हम लोग समझना है। कुछ और थ्योरीज हैं जो हम अभी आगे करेंगे।